This is chronic kidney disease, CKD. Chronic kidney disease is progressive and irreversible loss of functioning of the functioning nephrons. जो functioning nephrons हैं उसमें chronic kidney disease में progressively और irreversibly उनका loss होता चला जाता है और and at least 70 to 75% of the nephrons are lost. Relatively normal blood electrolytes and body fluids is maintained until 22 to 25% of the functioning nephrons are left. So जब 70 to 75% नेफ्रॉन्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका फंक्शन ख़त्म हो जाता है, तो हम ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है। और इस वक्त जो है ब्लड, उससे पहले ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं वो मेंटेन्ड होते हैं जब तक कि 20 to 25% of functioning nephrons are left. Despite number of causes of for chronic kidney disease, there are number of causes for this chronic kidney disease. The end result is, in every case, is decrease in the number of nephrons. Now, end stage renal disease, उसका abbreviation है ESRD. एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का इनिशियल इंसल्ट के बाद जो भी उसके इनिशियल कॉज है, इट प्रोग्रेसिवली डिटीरियोरेट द किडनी फंक्शंस। और जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करता है, डिटीरियोरेट करता है, फर्दर लॉस ऑफ नेफ्रॉन्स होता है टिल द पेशेंट नीड्स किडनी ट्रांसपोर्ट, ट्रांसप्लांट और डायलिसिस टू सर्वाइव। सो जैसे जैसे होता है एंड स्टेज पे पहुंचती है, जब 20 to 25% फंक्शनिंग रह जाते हैं, तो दिस इज़ एंड स्टेज रीनल डिजीज़। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि जब किडनी ज़्यादा हिस्सा किडनी का रिमूव कर दें तो अडेप्टिव चेंजेस होते हैं बाकी जो हिस्सा रह गया है। और ये अडेप्टिव चेंजेस जो हैं ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करते हैं, GFR इंक्रीज़ करता है और ये यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज़ करता है। एग्जैक्ट मैकेनिज़्म ये कैसे होता है इज़ नॉट नोन, बट इट इज़ थॉट दैट एक तो जो किडनी के बाकी नेफ्रॉन्स रह गए हैं उनकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, और दूसरा जो है फंक्शनल चेंजेस होते हैं दैट डिक्रीजेस वैस्कुलर, उसके फंक्शनल चेंज वो वैस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है और उसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है इन द सर्वाइविंग नेफ्रॉन्स। These adaptive changes result in they excrete normal amount of water and fluids with reduced kidney mass to 20 to 25%। जब 20 to 25% किडनी मास जो है वो रह जाता है, बाकी जो है वो डैमेज हो जाता है, तो तब तक ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ सल्यूट वाटर जो adaptive changes में होते हैं। Over several years with adaptive changes there is further damage। जैसे साल पास करते जाते हैं adaptive changes तो होती हैं, लेकिन उन adaptive changes की वजह से pressure increase होता है और stretch on the remaining nephrons। Because of functional dilatation, a vicious cycle sets up। ये एक दूसरे अडेप्टिव चेंजेस होंगी, वो फर्दर इंक्रीज करेगा प्रेशर, वो डैमेज होगा उसका इंक्रीज प्रेशर और स्ट्रेच ऑफ द रिमेनिंग नेफ्रॉन्स की वजह से, एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन एंड स्टेज रीनल डिसऑर्डर। स्लोइंग इस प्रोसेस को, ये जो डैमेज का प्रोसेस है, वी कैन स्लोइंग कैन बी डन बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग्स लाइक, एक तो इस प्रोसेस को, डैमेज के प्रोसेस को हम स्लो कैसे कर सकते हैं, ड्रग्स दे सकते हैं। ड्रग्स कौन सी हैं? एक तो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम
Secondly, angiotensin 2 receptor antagonist. ये दो ड्रग्स हैं जिनकी वजह से ये स्लो प्रोसेस जो है स्लो डाउन हो जाता है। ये विशियस सर्कल जो मैं अभी बात कर रही थी उसमें ये क्या होता है कि हमारे पास ये प्राइमरी डिजीज़ है किडनी की। जब प्राइमरी डिजीज़ जो है वो इफ़ेक्ट करती है नेफ्रॉन्स को, नेफ्रॉन्स के नंबर जो है कम हो जाता है। इसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं कम नंबर्स के। एक तो कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म होता है, उसकी वजह से हाइपरट्रोफी होती है और वेज़ोडाइलेटेशन होती है, डायलेशन होती है जो बाकी नेफ्रॉन्स रह गए हैं, ताकि जो किडनी जो बाकी रह गई है वो काम करती रहे। दूसरा जो है नेफ्रॉन कम होने की वजह से आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इन दोनों का जो इफ़ेक्ट है उसमें है एक तो ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है दैट इंक्रीजेस एंड और या दोनों या एक फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। स्क्लीरोज जो ग्लोमेरुला है वो स्क्लीरोज हो जाएंगे। जब ये स्क्लीरोज हो जाएंगे तो मज़ीद नेफ्रॉन्स कम हो जाएंगे। मज़ीद नेफ्रॉन्स कम होंगे तो ये सर्कल वापस फिर आगे चलता जाएगा। ये जब तक ये किडनी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, ओनली 20 to 25% remains back functioning nephrons, and that is end stage renal disease. Some of the causes of kidney disease are, number one is metabolic disorders में हमारी आती है diabetes mellitus, obesity, amyloidosis. Hypertension, renal vascular disorders में है atherosclerosis, nephrosclerosis, hypertension. Immunological disorders में glomerulonephritis होता है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। फिर इन्फेक्शंस हो सकते हैं किडनी के। इन्फेक्शंस में हमारे पास ट्यूबरकुलोसिस होगा, पाइलोनेफ्राइटिस होगा। तो ये सब बहुत सारी कॉजेज़ हैं, बहुत सारी कॉजेज़ में से चंद एक कॉजेज़ हैं। तो इसमें जो कॉजेज़ हैं हमारे पास, द मेन जो कॉज है दो हैं। एक डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है और दैट कॉजेज़ 45% ऑफ percent in 45% is that diabetes mellitus is the cause. रीनल डैमेज में हाइपरटेंशन जो है 27% में होता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस 8%, polycystic kidney is 2%, and other unknown causes are 18, unknown factors are 18%. Now, diabetes mellitus plus obesity is one of the main cause, और डायबिटीज़ टाइप 2 के साथ जब अगर इंसान डायबिटीज़ टाइप 2 भी है और वो मोटा भी है, ओबेसिटी भी है, that accounts for 90%, more than 90% of cases. In persons who are hypertensive and obesity is also present, in those cases 65 to 75% is the result, causes this renal damage. Obesity जो है, मोटापा जो है, has a synergistic additional adding effect to worsen the renal function in these patients. Now, injury to renal vasculature as a cause of chronic kidney disease. Renal vasculature को जब कोई इंजरी होती है, ये results in chronic kidney disease. Number one is atherosclerosis. जो ब्लड वेसल्स हैं उसके क्लोरोज्ड हो जाती हैं and this is of large renal arteries. This results in progressive sclerotic constriction of the vessel, क्योंकि ये जो स्क्लेरोसिस है उसके जो की वजह से ह्यूमन जो है ब्लड वेसल्स का वो छोटे से छोटा होता चला जाता है और कंस्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की।
The other cause is fibromuscular hyperplasia of one or more of the large arteries, and this also results in occlusion of the vessel. Thirdly, nephrosclerosis, nephrons का sclerose होना caused by sclerotic lesions of the small arteries and glomeruli. पहले हम पढ़ रहे थे वो लार्ज आर्टरीज का था, अब जो है नेफ्रोस्क्लेरोसिस स्क्लेरोटिक लीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज एंड ग्लोमेरुलाई. नो एथरोस्क्लेरोटिक और हाइपरप्लास्टिक लीजन ऑफ द आर्टरी जो है इट इफेक्ट्स किडनी मोर देन एनी अदर cause, and it affects a lesion of the large artery affects one kidney only. Sorry, it affects only one kidney more than the other half. And there is unilateral diminished function. अब चूंकि एक किडनी सिर्फ एक किडनी इफेक्ट हो रही है तो दूसरी किडनी इज नॉट अफेक्टेड टू दैट एक्सटेंट. सो जो किडनी इफेक्ट हो रही है उसके जो फंक्शंस हैं वो कम हो जाएंगे. Hypertension often occurs when artery of one kidney is constricted and the other is normal. एक किडनी की आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो गई है, दूसरी नॉर्मल है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं टू किडनी गोल ब्लड हाइपरटेंशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस. अब 70% जब पोस्टमार्टम होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, एनी पर्सन who die after the age of 60 years of the age, उसमें इन लोगों में देखा गया है कि बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस होता है. बिनाइन होता है, दैट इज़ नॉट अ मैलिग्नेंट कंडीशन, और नेफ्रॉन्स की और ग्लोमेरुलाई और स्मॉल वेसल्स की स्क्लेरोस हो जाती हैं. Now, lesion in smaller intertubular artery and in the afferent arterioles. Lesion कहाँ पे है? Lesion है in smaller interlobular artery and in the afferent arterioles of the kidney. Secondly, begins with the leakage of the plasma through intimal membranes of the vessels. प्लाज्मा जो है वो लीक करता है इंटिमल मेम्ब्रेन्स ऑफ द वेसल्स में, और इट गोइंग cause the obliteration. Now this leakage जो है results in fibrinoid deposits. ये जो fibrinoid deposits हैं ये medial layer of the vessels में deposit होते हैं, और ये progressive cause का progressive thickness of the vessel wall. जब vessel wall thick हो जाती है तो उसका volume जो है वो कम हो जाता है, और it results in constriction of the vessel, and in some cases when it is severe it can result in occlusion of the, बिल्कुल बंद हो जाती हैं वेसल, occlusion of these vessels. अब जो ये स्मॉलर रीनल आर्टरीज है इनके कोलैटरल सर्कुलेशन नहीं होती है, सो जब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होती है इनकी तो कोलैटरल सर्कुलेशन ना होने की वजह से जो किडनी टिश्यू जो है वो रिप्लेस होता है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और ये फाइब्रस टिश्यू जो है स्क्लेरोज हो जाता है इन द ग्लोमेरुलाई, and it is going to cause injury, and this injury is going to result in glomerulonephrosis. Nephrosclerosis and glomerulosclerosis. After the age of 40 years, 10% decrease of nephrons occur after every 10 years. 40 साल की उम्र के बाद 10% डिक्रीज होती है नेफ्रॉन के हर 10 साल के बाद. 40 में अगर 100% किडनी वर्क कर रही है तो 40 के बाद वो 10% कम हो के तो 90 रह जाएगी, और इसी तरह हर 10 साल के बाद वो 10% कम होती जाएगी. Progressive disease of glomeruli and functional nephrons results in, जो है ये रिजल्ट करती प्रोग्रेसिव डिजीज जो है ग्लोमेरुलाई के एंड फंक्शनल नेफ्रॉन की, इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन डिक्रीज इन रीनल ब्लड फ्लो and decreased glomerular filtration rate.
Even without underlying diabetes mellitus and hypertension, ये जो है ये occurs after every 10 years, 10% decrease after every 10 years. ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए diabetes mellitus या hypertension हो. Now, renal plasma flow and GFR decreases by 40 to 50% by the age of 80 years. So, हम अगर इसको calculate करें तो by the age of 80 years, जो renal plasma flow है और GFR है वो कम होके 40 से 50% रह जाता है. Now, severity increases with under कंडीशन की, रीनल डैमेज की, रीनल डिजीज़ की सीवियरिटी जो है वो इंक्रीज़ करती है with the underlying disease. For example, in diabetes mellitus, it becomes more severe with hypertension, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, and most common cause जैसे and उन सब causes में particularly underlying diseases जो हैं उनमें diabetes mellitus और hypertension जो है they are the most common causes. A benign nephrosclerosis with severe hypertension जो है it rapidly changes into malignant nephrosclerosis क्योंकि अब hypertension जो है that is the underlying cause, underlying disease which is increasing the disease function. इनमें फीचर्स क्या होते हैं नंबर वन इज लार्ज अमाउंट ऑफ फिब्रिनॉइड डिपॉजिट्स इन द आर्टेरियल. ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ fibrinoid deposits in the arterioles. Secondly, progressive thickening. Deposits की वजह से there is progressive thickening of the vessels, which results in severe thickening होगी और lumen occlude होगा या बिल्कुल बंद हो जाएगा. That is going to result in severe ischemia of the affected part. जहाँ पे vessel occlude हुई उससे further जो part है उसमें ischemia होगा, that is less blood is going into that part and ischemic changes takes place. Now, malignant nephrosclerosis and glomerulosclerosis. ये देखा गया है कि there is higher incidence in blacks than whites of the same age and same degree of hypertension or diabetes. Blacks जो हैं उनमें देखा गया है कि malignant nephrosclerosis और glomerulosclerosis ज़्यादा होती है as compared to the whites of same age and same degree of hypertension and diabetes. Now, injury to glomerulus as a cause of chronic kidney disease. This is kidney here. I'll correct it. Chronic kidney disease. It's a KIE. There's nothing. It's kidney. Now, glomerulonephritis is chronic kidney disease. इंजरी की वजह से जो होती है दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. आइटिस जहाँ पे भी होगा दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ दैट पार्ट. Condition causing inflammation and damage to the capillary loop of Henle in the glomeruli, and this leads to chronic glomerulonephritis. It's a slowly progressive disease resulting, it progresses slowly, but it goes on progressing. It's not reversible. It is an irreversible renal failure. ये progress तेजी से progress तो नहीं करती है, slow progression है, लेकिन it's irreversible. ये वापस नहीं होता है और it results in irreversible renal failure. Now, primary forms follows acute glomerulonephritis and secondary form follows systemic disease. फॉर एग्जाम्पल सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस जो है वो सेकेंडरी फॉर्म है में
जब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस होगा तो इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन सेकेंडरी फॉर्म ऑफ this chronic renal failure and acute glomerulitis में glomerulonephritis में primary form होगा. Now, chronic glomerulonephritis begins with accumulation of precipitated PPTED means precipitated antigen antibody complex in the glomerular membrane. Now, antigen antibody complex accumulation in the glomerular membrane results in inflammation, progressive thickening of the membrane, and eventually invasion of the glomeruli by the fibrous tissue. Secondly, later on, this glomerular capillary, the glomerular capillary coefficient जो है वो कम हो जाता है, greatly reduced because of decrease in filtering capillaries in the glomerular tuft and because of thickened glomerular membrane. Now, final stage में जो क्या होता है, in final stage glomeruli are replaced by fibrous tissue and जब वो fibrous tissue replace से कर जाता है, it is unable to filter the fluid. Fibrous tissue में से fluid filter नहीं होगा. अब हमारे पास एक और कंडीशन है, इसका हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं. Interstitial nephritis क्या है? It is primary and secondary disease of the renal interstitium. So, disease of the renal, primary, secondary disease of the renal interstitium is interstitial nephritis. इसमें vascular, glomerular or tubular renal damage occurs, destroying individual nephrons, or it can cause primary damage to the interstitium by poisons. Poisons इनका डैमेज इंटरस्टिशियम का डैमेज पॉइजन्स की वजह से भी हो सकता है. Drugs, certain drugs can cause and bacterial infection. Other subheading is pyelonephritis. Cause of pyelonephritis. Most common causes Escherichia coli. This is a bacteria found in fecal matter, and when due to some reason urinary tract is contaminated, the fecal, ये जो fecal matter से urinary tract contaminate हो जाता है, it is either through blood or it ascends, ऊपर को उठता है, और it infects the bladder. Bladder जो है normally clears the bacteria when there is normally it clears the bacteria. जब ब्लैडर में यूरिन आता है उसमें बैक्टीरिया होंगे, जब वो ब्लैडर एम्प्टी होता है, all the urine is passed out and along with it bacteria are passed out. लेकिन अगर there is inability of bladder to empty completely, for some reason bladder जो है वो completely empty नहीं होता, या फिर किसी there is obstruction to urine outflow, कोई obstruction है यूरिन की आउटफ्लो में, जैसे enlarged prostate या कोई stones वगैरह है, it is going to result in residual urine in the bladder, कुछ यूरिन ब्लैडर में बच जाएगा, which has bacteria in it, now which is going to cause bladder infection, and bladder infection is known as cystitis. Now cystitis ये जो है bladder infection, cystitis infection में भी localized वहीं पे रह सकती है, रह जाती है, या फिर it can spread out. Another heading is vesico-urethral reflux. Vesico, that is from bladder to urethra, जो है यूरिन जो ब्लैडर में है वो रिफ्लक्स करता है, ऊपर को उठता है. Then in this case infection reaches the pelvis of the
into the kidney pelvis of the kidney through ureter, and from pelvis into the medulla, and results in infection and inflammation, uh, which is associated with pyelonephritis. Now, pyelonephritis जो है begins in medulla and affects its function more than cortex. पाइलोनेफ्राइटिस जो है चूँकि मेडुला में शुरू होता है और ये जो है मेडुलरी फंक्शन ज़्यादा इफेक्ट करेगा एज कम्पेयर टू द कॉर्टिकल functions. The primary function of medulla is counter current mechanism for concentrated urine. मेडुला में जो काउंटर करंट एक मैकेनिज्म होता है जो आपने पढ़ा होगा, जो बताया गया होगा आपको, it is the function of medulla. और this pyelonephritis जब होता है it is impaired, and जब इम्पेयर होगा तो यूरिन कंसंट्रेशन जो है वो इम्पेयर्ड होगी. The other thing is long standing pyelonephritis जो है it is going to result in number one kidney damage due to bacteria. Secondly, it is going to result in progressive damage to the renal tubules. Progressive damage होगा renal tubules का, glomeruli का and other structures throughout the kidney, or that is going to result in loss of functional tissues of the kidney, and the end result will be chronic kidney disease. Another condition, important condition, is nephrotic syndrome. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देयर इज एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन. बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स यूरिन में एक्सक्रीट हो रही हैं, और ये क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, और आम हालात में जो चीज़ें नहीं पास हो सकती उसमें से ये पास होनी शुरू हो जाती हैं, एंड प्रोटीन्स आर वन ऑफ them. This may occur without evidence of any other abnormality of the kidney, या फिर but more often is associated with some degree of chronic kidney disease. Cause of increased glomerular membrane capillary permeability is many diseases such as, causes क्या है? Increased glomerular membrane capillary permeability is की है. एक तो है chronic glomerular nephritis, एमिलॉइडोसिस. एमिलॉइडोसिस क्या होती है? chronic glomerulonephritis हम पढ़ चुके हैं. So next is amyloidosis. This is deposit of abnormal proteinoid substance in the blood vessel wall. प्रोटीनॉइड सब्सटेंस ब्लड वेसल वॉल में डिपॉजिट होती हैं एंड सीरियसली डैमेज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ग्लोमेरुलाई. देयर इज मिनिमल चेंज. नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है एक, इसमें नो मेजर एबनॉर्मेलिटी इज फाउंड इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन by the light microscopy. Then we have minimal change. Nephropathy is associated with loss of, in minimal change nephropathy, इसमें लॉस होता है नेगेटिव चार्जेस का, which are normally present in the glomerular capillary basement membrane. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? Abnormal immune reaction जब होता है in some cases shows that there is loss of this negative charge. Abnormal immune reaction causes loss of this negative charge, and this may result from antibody attack on the membrane, which leads to proteinuria, especially protein secretion or protein excretion, especially albumin, जो है that passes out with ease because of the loss of negative charge. Other thing is minimal change nephropathy mostly occurs in children. Minimal change nephropathy जो है it mostly occurs in children.
and children are usually between the age of 2 to 6 years. So मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी मोस्टली जो है वो 2 से 6 साल के बच्चों में होती है. Occasionally, loss of up to 40 grams plasma protein occurs in this condition per day in the urine, which is large amount for a young child. 40 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन पर डे लूज होती है यूरिन में, जो कि यंग बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है. This then results in plasma protein concentration जो है, protein concentration in the plasma falls to 2 grams per deciliter, which is going to result in colloidal osmotic pressure to be decrease in colloidal osmotic pressure to less than 10 millimeters of mercury. Normally colloidal osmotic pressure जो है that is 28 millimeters of mercury. This large amount of fluid leak along with proteins from the capillaries all over the body into the tissues. ये लो ऑस्मोटिक कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो लीक है, ये सारे ऑल ओवर द बॉडी कैपिलरी में से फ्लूइड लीक कर रहा है, और ये फ्लूइड जो है इट कलेक्ट्स इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, एंड दिस fluid collected in the tissue of the body is a condition known as edema. Nephron के functions in chronic kidney disease क्या होता है कि surviving nephrons are required, जो रह गए हैं उनके functions जो है उनको requirement ये है to excrete more water and more solutes. अब जो रह गए उनके वो नेफ्रॉन्स को अब ज़्यादा वाटर और फ्लूइड एक्सक्रीट करना है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन GFR reduced by 75 to 80%. This is 80%. 75 to 80%. This is 80%. Loss of nephrons, but still these patients are able to excrete normal amount, क्योंकि रिप्लेसमेंट जो है वो सर्वाइविंग नेफ्रॉन जो है वो हाइपरट्रोफी और होंगे, और उनका जो है फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, तो दिस अमाउंट इज प्रिजर्व्ड. Excrete normal amount of water and electrolyte without serious accumulation of fluid and electrolytes. लेकिन further reduction of nephron, further जब nephrons further reduce होंगे, further damage होंगे, it is going to result in fluid and electrolyte retention. और जब ये 5 to 10% of the normal रह जाएंगे, the death is the result in this case. Now urea and creatinine accumulate proportionate to the destroyed nephrons because they largely depend on glomerular filtrate for their excretion, and they are not reabsorbed as avidly as plasma protein. मतलब यूरिया और क्रेटिनिन जो है वो एक्यूमुलेट अकॉर्डिंगली होंगे, जितने नेफ्रॉन, अगर ज़्यादा नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हुए हैं तो ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, अगर कम नेफ्रॉन डिस्ट्रॉय हुए हैं तो कम नेफ्रॉन कम यूरिया एंड क्रेटिनिन वो एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि it is according to the number of nephrons which are working. क्योंकि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ की तरह ये बहुत ख्वाहिश के साथ, बहुत उसके साथ चाहत के साथ रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं. क्रिएटिनिन इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एट ऑल एंड एक्सक्रीशन क्रिएटिनिन जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होती, नॉट एट ऑल, and excretion rate is approximately same as the filtration rate. और creatinine filtration rate हम कैसे calculate करते हैं? That is GFR multiply by plasma creatinine concentration. Plasma जो creatinine है
उसके कंसंट्रेशन से GFR को मल्टीप्लाई करेंगे और that is equal to that amount of creatinine which is excreted in the urine. Therefore, GFR decreases. When GFR decreases, creatine excretion decreases, accumulation in the body, uh, in the body fluid occurs. अब GFR डिक्रीज हो रहा है तो सो क्रेटिनिन भी डिक्रीज हो रहा है तो ये accumulate हो रहा है in the body fluids. That results in increased creatine plasma creatinine levels जब तक के excretion rate returns to normal. Normally, creatinine excretion is creatinine production. Whatever creatinine is produced, is that much of the creatinine is excreted. और जो ions हैं, that is phosphate, urate, and hydrogen ions, remain normal in GFR till GFR falls below 20 to 30% of the normal. Phosphate, urate, और hydrogen जब तक के GFR 20 to 30% से नीचे नहीं जाता तब तक ये नॉर्मल रहेंगे GFR में. जब GFR जो है इट फॉल्स बिलो 20 to 30% ऑफ द नॉर्मल, फिर ये कंसंट्रेशन इंक्रीजेस but not in proportion to the fall in GFR. Other ions are sodium and chloride. Plasma levels are maintained even with severe decrease in GFR by decrease of tubular reabsorption, excretion fourfold, 4 times the tubular reabsorption. This is because of increased blood flow and increased GFR in each surviving nephron. ये इसलिए होता है कि जो सर्वाइविंग नेफ्रॉन है उनमें हाइपरट्रोफी और उसके वजह से ब्लड फ्लो जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है, compensating mechanism, or GFR also increases. Because of hypertrophy and dilatation of blood vessels and glomeruli, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्यों होता है, क्योंकि एक तो ग्लोमेरुलाई की और ब्लड वेसल्स की हाइपरट्रोफी होती है और ब्लड डायलिटेशन हो जाती है, सो मोर GFR and more of the blood flow is there. Another topic, another condition is isosthenuria. Isosthenuria क्या होता है? It is inability of the kidney to concentrate or dilute the urine. इस कंडीशन में किडनी जो है ना तो यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर सकती है ना ही डाइल्यूट कर सकती है. कॉन्सेंट्रेशन के क्या है इसमें? रैपिड क्यों नहीं होगा कॉन्सेंट्रेशन? क्योंकि रैपिड फ्लो इन द रिमेनिंग नेफ्रॉन होता है. That results in loss of concentration power results in loss of concentration power, and this is because it prevents adequate water reabsorption. ठीक है ना? concentration क्यों नहीं होती है यूरिन की? क्योंकि रैपिड फ्लो ऑफ फ्लूइड है इन द जो के रिमेनिंग नेफ्रॉन्स रह जाते हैं. दिस रिजल्ट्स इन जब ज़्यादा होगा तो इसके साथ फ्लूइड्स भी जो है वो भी एक्सक्रीट हो रहे हैं एंड द कॉन्सेंट्रेशन पावर is lost, and this loss is because it prevents adequate water reabsorption. जितना ज़्यादा वाटर नहीं reabsorb होगा, the concentration power जो है वो भी उसके साथ फ्लूइड्स भी एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो it's going to result in loss of concentration power. Now, other reason is rapid flow through loop of Henle and collecting ducts. इन दोनों की वजह से it prevents counter current mechanism. This counter current mechanism, which is meant for concentration of urine to produce concentrated urine,
It results in decreased urine osmolarity and specific gravity. Now, diluting mechanism is impaired. The other thing is that diluting mechanism is impaired. एक हमने कहा था concentrate नहीं होता, दूसरा in isocyanaria में kidney cannot concentrate or cannot dilute the urine. Diluting mechanism is impaired because of there is decreased number of nephrons, so there is no reabsorption of solutes. There is rapid flushing of the solutes like urea. Urea is being flushed out, so the diluting capacity is impaired. Minimum urine osmolality and specific gravity approaches that of the glomerular filtrate. Another condition and an important condition is uremia. Now, this is effect of renal failure on the body fluids. Uremia effects of the kidney on the body fluids depends on number one, जो किडनी के renal failure में body fluids के effects और किस चीज़ पे depend करते हैं. Number one is whatever food, water and food we take, that is water and food intake. Secondly, degree of impairment of renal function with intake of same amount of water and food in chronic renal kidney disease. एक तो हम normal kidney वाटर हम डिपेंड ये इस चीज़ पे करता है कि वाटर और फूड इनटेक हम कितना लेते हैं. सेकेंडली renal function की कितनी impairment है. With the same amount of water and food which we, उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा जबकि हम वही अमाउंट ऑफ वाटर और फूड ले रहे हैं जो कि किडनी क्रॉनिक किडनी फेलियर या डिजीज से पहले ले रहे थे. अब क्या होता है कि नंबर वन इज जनरलाइज्ड ओडीमा बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगा. सेकेंडली एसिडोसिस होगा. दिस इज फेलियर टू गेट रिड ऑफ नॉर्मल acidic products. Thirdly, high contents of non-protein nitrogens, especially urea, uric acid and creatinine का failure होता है to be excreted, and they are in uremia and they are collected into the body. Fourthly, high concentration of other substances including phenol, sulfate, phosphate, potassium, guanidine and guanidine bases. This is uremia because uremia का basic जो है, it is because of high concentration of urea in the body. Water retention. Okay, sorry. Uremia is basically high concentration of plasma urea in the body. Water retention or edema कैसे होता है in chronic kidney disease? Number one is in acute kidney injury. जब acute kidney injury होती है और we take restricted amount of water, it results only in slight fluid collection in the body. लेकिन with this acute kidney injury, अगर हम नॉर्मल जो कि नॉर्मली हम पानी लेते हैं, नॉर्मल वाटर इनटेक, इट रिजल्ट्स इन increased accumulation immediately because of all salt and water retention. So अब हमने ये देखा है कि water retention और edema in the kidney कैसे होता है जब किडनी को acute injury होती है. अगर तो हम restricted
अपना पानी जो है रिस्ट्रिक्ट कर लें लेने में, तो देयर इज़ ओनली स्लाइट फ्लूइड कलेक्शन इन द बॉडी। लेकिन अगर हम नॉर्मली जो पानी लेते हैं वो लेते रहें, तो it is going to result in, because kidneys are injured or they are not functioning properly, so they are not excreting the fluid properly, or back their function is not normal. It is going to result in increased accumulation immediately, because salt और water जो है दोनों की retention हो रही है। What is azotemia? Azotemia is the increase in urea and non-protein nitrogen in the body. NPN stands for non-protein nitrogen. Non-protein nitrogens कौन कौन से होते हैं? Urea, uric acid, creatinine, and there are few less important compounds. Now, जब ये non-protein nitrogen compounds जो है कि accumulate in the body, that results in a condition known as azotemia. These are metabolic and ये जो है urea, uric acid, and all these are the metabolic end products of proteins and should be removed from the body. And otherwise, agar these are not removed from the body, the concentration of urea can rise up to 10 times the normal during the first 2 weeks, week 1 and week 2 of the total renal failure. मतलब जब टोटल रीनल फेलियर होता है तो उसके साथ हमको ख्याल यूरिया जो है वो बॉडी में से रेगुलरली रिमूव करना होता है, नहीं तो यूरिया जो है वो 10 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा नॉर्मल ब्लड यूरिया से, एंड दैट इज़ गोइंग टू फर्दर damage the kidney. Now, urea and creatine concentration measuring is important, because this is going to result in uremia and creatinine in the blood, and going to result in further damage to the kidneys. और क्या होता है in renal chronic kidney disease is acidosis. 50 to 80 millimoles जो है of this metabolic acid, their acidosis में 50 to 80 millimoles of metabolic acid is present, more than metabolic alkali. 50 to 80% metabolic acid is more than the metabolic alkali. Now, in kidney failure, acids accumulate. Normally जो है क्या होगा, buffer system of the body in these cases can normally buffer only 500 to 1000 millimoles of the acid. ये buffer system buffer करेगा. Additional few thousands of hydrogen is buffered by phosphate without lethal accumulation of the hydrogen. लेकिन अगर ये buffer नहीं होंगे तो then lethal accumulation of hydrogen, lethal is dangerous to dangerous limits. After this buffering power being used up, जब ये buffer power जो है buffer system का और phosphate का use up हो जाता है, blood pH जो है वो falls, and जब blood pH fall कर जाएगा, the patient becomes comatose, unconscious हो जाएगा, and जब pH falls to 6.8, the result is death of the person. Another condition, other effect of this chronic renal disease is anemia. Anemia is decreased number of RBCs, and this is caused by decreased or absent production of erythropoietin. We all know that erythropoietin is produced in the kidneys,
So when erythropoietin is not being produced, so the RBCs are not being formed because erythropoietin is a major factor for RBC formation. So no RBC formation, and that is going to result in anemia. Another condition is osteomalacia, that is decreased production, that is because of decreased production of active vitamin D and by the phosphate retention in the bones. ये हमने पहले पढ़ा था कि विटामिन डी और फॉस्फेट रिटेंशन के क्या फंक्शंस हैं. सो when there is decreased production of vitamin D, calcium is not being absorbed, and when there is phosphate retention in the bones, the bone is being reabsorbed. Number one is it results in bone is partially absorbed. When it is partially absorbed, that is calcium is being excreted, absorbed. It results in weakened bones because vitamin D is converted to 125 dihydroxycholecalciferol in the liver and in the kidneys. So when kidneys are not functioning, so it is vitamin D is not being converted to 125 dihydroxycholecalciferol, and therefore it promotes calcium. It does not promote calcium absorption from the intestine. Secondly, decreased GFR results in increased serum potassium. This increased serum potassium results in increased binding with calcium. Serum potassium जब ज़्यादा होगी, it is going to bind with the calcium, and this results in decrease in calcium से जब साथ bind हो जाएगी तो calcium ionized calcium decrease कर जाएगी. Ionized calcium decrease कर जाएगी तो then it's going to stimulate parathyroid hormone secretion. जब parathyroid hormone secretion होगी तो it is going to result calcium release from the bones. Calcium bones पे से निकल रही है और results in demineralization of the bones. So that is how osteomalacia develops. Next is hypertension and kidney disease. Hypertension and kidney disease. Water and sodium retention, primary kidney damage results in increased blood pressure that results in increased damage to the kidneys, and this goes on. जैसे I have already told you that increased kidney damage results in increased blood pressure, and ये circle चलता रहता है till the death of the patient, total damage of the kidneys and death of the patient. Salt and water retention in the जो है blood pressure कैसे increase होगा due to salt and water retention in the body, and that increase the blood pressure. Causes क्या है? Number one is increased renal vascular resistance होगा, that decreases vascular resistance increase होगा, that decreases glomerular filtration rate and low blood flow as in renal artery stenosis. Secondly, decreased glomerular capillary filtration coefficient results in decreased GFR as in chronic glomerulonephritis, and that is going to result in inflammation and thickening of the glomerular capillaries. जब inflammation और होगी तो it and thickening उसके और inflammation और उसके साथ thickening of the glomerular capillary membrane होगी, it's going to result in reduced glomerular capillary filtration coefficient. Thirdly, excessive tubular sodium reabsorption. So tubular sodium reabsorption ज़्यादा होगा going back into the body, and that is going to result in hypertension and caused by aldosterone
secretion. Hypertension is also caused by patchy renal damage and increased renal secretion of the renin. Uh, Also, there is renal glycosuria in the renal damage, damage. जब किडनीज डैमेज हो जाएंगी तो ग्लूकोज जो है is starts passing out in the urine, that is known as glycosuria. So this glycosuria which is passing out because of renal damage, this glucose which is being passed out in urea because of renal damage is known as glycosuria. In this case, blood glucose levels are normal. That's how we are going to distinguish between renal glycosuria and diabetes mellitus. Now treatment first is treat the underlying cause. In acute cases, mild cases, whatever the cause of the what is the underlying cause of that condition, to kidney of the kidney, treat that condition like bacterial infection or drugs, remove the drugs, treat the bacterial infection with antibiotics and so on. The second is in chronic disease. That's what we are talking about. In chronic kidney disease or chronic renal failure, that is end stage the renal failure, number one, we can transplant kidney. That's an extensive and that needs a very well-planned thing. Other things which we can, other treatment we can give is dialysis. Dialysis, there are two types of dialysis. एक hemodialysis होता है, दूसरा जो है that is peritoneal dialysis. अब hemodialysis क्या होता है? Hemodialysis, patient's blood is rendered, patients को blood के blood को incoagulable करते हैं by adding heparin. जब हम उसमें heparin add करते हैं incoagulable, जो means that it is not going to coagulate, क्योंकि blood should not coagulate while we are performing the procedure, and that is done by adding heparin, and then this and is hemodialytic fluid is pumped through cellophane tubing surrounded by a bath. This blood which is being heparinized is pumped through cellophane tubing, and this cellophane tubing is surrounded by a bath which contains dialysing fluid, dialysate with a composition, उसके dialysing fluid की composition जो होती है that favors diffusion of waste products from the blood into the fluid. पेशेंट के ब्लड को हम वो हेपरेनाइज करेंगे. अब ये जो ब्लड है इसको हम पंप करेंगे थ्रू सेलोफेन ट्यूबिंग इन थ्रू अ बाथ, थ्रू अ टब ट्यूबिंग बाथ जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड होगा. ये सेलोफेन ट्यूबिंग जो है इट्स सच मटीरियल जिसके थ्रू दिस डायलाइजिंग फ्लूइड जो है इट कैन एब्जॉर्ब, it can get the इसमें जो कंपोजिशन है डायलाइजिंग फ्लूइड के, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ब्लड के जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, यूरेट, इनको अब रिमूव करेगा फ्रॉम द ब्लड इनटू द फ्लूइड. ये एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द ब्लड इनटू द फ्लूइड जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, और इस तरह से जो ब्लड है वो क्लियर होगा from these waste products. And this procedure is known as hemodialysis. That is, hemo is blood, it is dialyzing the blood basically. The other type is, other hemodialysis is, not hemodialysis, sorry,
Peritoneal, other dialysis is peritoneal dialysis or lavage. In this, an isotonic solution is made. एक isotonic solution हम लेते हैं and it is made to circulate into the peritoneal cavity. और peritoneal cavity जो है, peritoneum जो है, acts as a dialyzing membrane. वहाँ पे dialyzing ऊपर hemodialysis में हमारे पास dialyzing membrane क्या था? cellophane tubing. यहाँ पे हमारे पास dialyzing membrane क्या है? is peritoneum. So in peritoneal dialysis, we just circulate this isotonic solution through, in the peritoneum, in the peritoneal cavity, and it results, that's the peritoneal dialysis. With that, we end our lecture. That's okay.